तो मैं आ गया स्टूडेंट कक्षा 10 विज्ञान के अगले लेक्चर पे। इस लेक्चर में स्टूडेंट जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसके आंकिक प्रश्नों को हम करेंगे। प्रकाश का परावर्तन और इसमें चलेगा आंकिक प्रश्न, ठीक, न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन ले बच्चों, बोला गया पहला क्वेश्चन हमारे लिए, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। देखो समझा जाए कैसे करें इसको। बोला गया अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो बच्चों इसमें जो 20 सेंटीमीटर दूर है ये वस्तु की दूरी है, तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे, इसको हल करें तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको वस्तु की दूरी u बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और समझो, जो वस्तु की दूरी है यहाँ पे क्वेश्चन में उसको हम लोग माइनस में हमेशा लिखेंगे। वस्तु की दूरी को हम लोग प्रश्नों में u के वैल्यू को हम लोग हमेशा माइनस में लिखेंगे। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि वस्तु हमेशा, अगर ये दर्पण है, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये वाला दर्पण हो, वस्तु हमेशा जो है इधर बाएं साइड होगी, और बाएं साइड वस्तु हमेशा ही बाएं साइड होगी। वस्तु बाएं साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ये तुमको पता होना चाहिए, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल दर्पण से जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ये अवतल दर्पण है, ये वाला देखो समझो, ये वाला दर्पण वास्तविक, एक मिनट देखो समझो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक वाला अवतल दर्पण है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वो दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब, सो इसलिए रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर दूरी पर दूर बनता है। वास्तविक मतलब दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
अगर ये आभासी प्रतिबिंब बोलता है तो हम लोग माइनस नहीं लगाते, केवल 30 सेंटीमीटर लिखते हैं। वास्तविक के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब फोकस दूरी अपना क्वेश्चन है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते ही अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लगाएंगे बच्चों हम लोग दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, ठीक। इसलिए 1/f बराबर होगा 1/-30 प्लस 1/-20। ठीक, देखो ऐसा हुआ 1/f इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलो, इसका माइनस ऊपर कर दो 1/30, ये ब्रैकेट खोलो, ये माइनस प्लस का माइनस हुआ 1/20, माइनस प्लस का देखो समझो, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ये 30 और 20 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम मैं निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पर देखो समझो, ठीक ना। तो 30 और 20 का एलसीएम देखो क्या होगा बच्चों, वैसे तो 30-20 का एलसीएम होता है 60 होता है, देखो देख लो तुम, जैसे 2 से काटा तो ये 15 हुआ, ये 10 हुआ, ये 2 से काटा तो 15 नहीं कटेगा, ये 5 हुआ, ये 5 से काटा तो 3 बार एक बार में, अब ये 3 से काटा तो 1 1, 2 दूना 4, 25 20 3 60 आया, क्या 60 एलसीएम आया। तो यहाँ पे लिख दो 1/f इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 60 लिख दो 60, 30 से 60 में भाग दिया, 2 बार में कटा तो 2 का गुणा इसमें किया तो -2, माइनस लगाया ये वाला। 20 से 60 में भाग दिया, 3 बार में कटा तो 3 का गुणा इस वाले 1 में, तो ये 3 आया। 1/f बराबर ए ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 हो जाएगा, बटा 60 हो जाएगा। तो अगर 1/f बराबर ऋण 5/60, तो केवल f बराबर मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 7/1, 7 f/7, ठीक ना 1, तो ये हो जाएगा 60/-5 है कि नहीं। और f/1 का मतलब केवल f होता है बच्चों, इसको काट, ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 12 25 60, तो 12 आएगा। तो फोकस दूरी देखो 12 आई, तो यहाँ पे लिख दो -12, फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर। ऐसा होता है देखो बच्चों, अगर अवतल दर्पण रहता है तो उसके सवाल में f का जो आंसर आता है वो हमेशा निगेटिव आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो समझ लो, इसका भी वही कारण है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और इसका फोकस सामने होता है तो सामने के लिए निगेटिव। तो अवतल दर्पण कभी भी रहेगा, अवतल दर्पण का अगर हम लोग एफ निकालेंगे, फोकस निकालेंगे, तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है बच्चों, जरा इसको नोट करो तब आगे बताएं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, एवं
प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। पहले बोला गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करना है। देखो क्या पता है, देखो अवतल, पहला चीज दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसको लिखो फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब बराबर -25 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं यहीं पे तुमको बता दूं, फोकस दूरी अगर तुमको दिया रहे अवतल दर्पण का तो ऋणात्मक होता है। अवतल का, देखो समझो, अवतल दर्पण में जो होता है एफ निगेटिव होता है, मतलब एफ की वैल्यू निगेटिव होती है, एफ ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एफ क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब कि जैसे दिया वैसे लिख दो। ऋणात्मक का मतलब ऋण लगा के लिखो, और धनात्मक का मतलब जैसे कोई वैल्यू दे दिया 15 तो इसको 15 लिख दो, 15 धनात्मक पहले से ही रहता है। ठीक, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। एक बात बताएं, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, और v जो होता है वास्तविक, वास्तविक में धनात्मक होता है, नहीं वास्तविक में ऋणात्मक होता है, मक होता है। और v की वैल्यू आभासी में जो है धनात्मक होता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले तो एफ की वैल्यू लिख दिया। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी ये दिया बच्चों, तो यहाँ पे लिखो वस्तु की दूरी। तो जो वस्तु की दूरी है इसको यू से लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब होता है कि v की वैल्यू, हमें प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v की वैल्यू पता करना है। तो उसी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। स्थिति मतलब दूरी, स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो v की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना बच्चों। और प्रकृति का मतलब है कि जैसे v का जो v प्रतिबिंब या तो दर्पण के आगे बनता है या तो दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के आगे जो बनता है बच्चों तो वो वास्तविक होता है। मैं क्या बताया, दर्पण के आगे बनता है तो वास्तविक होता है। देखो समझो, दर्पण है वास्तविक और पीछे आभासी। तो हमें ये बताना पड़ेगा लास्ट में कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। तो ये प्रकृति को हम ऐसे बता देंगे। पहले स्थिति पता करें तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू को पुट करो, या तो यहाँ से v के टर्म इक्वेशन पहले बना लो, या तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। देखो या तो हम v की वैल्यू निकालनी है तो v 1/f के टर्म में जैसे 1/f के बराबर बना है वैसे 1/v के बराबर में इसको फार्मूले को बना लेते हैं। तो इन दोनों को इधर लिखो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू निकालनी है तो 1/u को उधर भेज दो तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो देखो एक फार्मूला अपना बन गया इस तरीके से। अब इस फार्मूले में पुट कर दो तो v की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। देखो यहाँ से पुट करा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस -25 माइनस 1/-20। तो ये देखो ए माइनस इसका ऊपर करो -1/25, ए माइनस माइनस का प्लस 1/20। इन दोनों का एलसीएम बच्चों आएगा 100 आएगा। ना समझ में आए तो मैं देखो बता देता हूँ निकाल के एलसीएम। 25 20
5 से काटा 5 बार में, 4 बार में, फिर 5 से काटा तो 1 कटेगा या नहीं कटेगा, तो 4 4 से ही कटेगा, 5 25 25 चौक को 100। बात समझो। तो ये आया, देखो क्या यहाँ पे करें, ये आया क्या 1/v इज इक्वल टू 100 यहाँ पे, तो 100 में 25 से 100 में भाग दिया, 4 बार में कटा तो 4 का ऋण 1 में गुणा हुआ तो ऋण 4 हुआ, 20 से भाग दिया 100 में तो 5 बार में कटा तो 5 का गुणा 1 में हुआ तो +5 हुआ। 1/v की वैल्यू क्या आई, +1/100 माने 1/100, तो v की वैल्यू आई क्या 100, तो मतलब वही आ गई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर, ठीक ना, 100 सेंटीमीटर। दूसरी चीज अब देखो क्या हुआ, समस्या ये है कि ये जो v की वैल्यू आई है वो धनात्मक आई बच्चों, धनात्मक। तो अगर v की वैल्यू धनात्मक आ गई तो धनात्मक का मतलब है कि पीछे, ऋणात्मक मतलब आगे, ऋणात्मक मतलब आगे, धनात्मक मतलब पीछे। तो धनात्मक देखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, अगर v की वैल्यू धनात्मक आई तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। तो देखो प्रतिबिंब में देखो कि प्रकृति जो पूछा था, तो प्रकृति का आंसर यही आभासी है, ठीक ना, और स्थिति का आंसर ये 100 है। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाता है, इसको जरा नोट करो, तब आगे कोई अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है, दर्पण का सूत्र ए लग रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अभी एक फार्मूला केवल लग रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आपको ए यम रेखीय आवर्धन का भी फार्मूला लगेगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर जो फार्मूला होता है I/O इज इक्वल टू v/u। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें ये दोनों फार्मूले लगेंगे बच्चों। तो आओ आखिर ऐसा क्वेश्चन एक लिया जाए। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ का है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, नंबर 1 आभासी, आभासी, नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, प्रत्येक
दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाए और समझा जाए इसको। देखो कहा, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी प्रतिबिंब बनता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन है, समझ लो 2 बार फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक ना। एक पहला वास्तविक के आभासी के लिए, एक दूसरा वास्तविक के लिए। तो आओ इसको कैसे लगाते हैं। देखो पहले क्या गया, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु, तो वह वस्तु की दूरी तुमको दिया है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी अपने को u की वैल्यू दिया है -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो पहला रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी। अब देखो समझो, तो फर्स्ट केस लिया जाए तो वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी के लिए, आभासी के लिए, आभासी मतलब प्रतिबिंब के लिए, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब। देखो एक्चुअली एक काम करें, पहले तो इसमें ये मान लो कि तुम 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो मान लो कि माना जो वस्तु की लंबाई होती है बच्चों, उसको ओ से, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होता है उसको आई से हम लोग डिनोट करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से। ओ वस्तु की दूरी, आई प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई, आई प्रतिबिंब की लंबाई। कई कई बुकों में एच डैश के हिसाब से रहता है, तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई अपने को ओ मान लेना है, तब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई आई। तो मान लिया कि वस्तु की लंबाई अगर x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई जो आई होगा वो 3x होगा। क्यों? क्योंकि यहां बोला गया बच्चों कि वस्तु की दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, मतलब 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक और आभासी को छोड़ दो, तो मतलब ऐसे वो बोल 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहले सवाल को लगाने के लिए वास्तविक मत पढ़ो, ठीक ना। 3 गुना बड़ा आभासी, वास्तविक छोड़ दो, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आभासी के लिए, अगर वास्तविक के लिए पढ़ोगे 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब 3 गुना है, वस्तु का 3 गुना, तो इसलिए वस्तु की लंबाई अगर ओ है, x है, तो प्रतिबिंब की लंबाई आई 3x होगी बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हमें लेकिन ज्ञात करना का क्या है, फोकस दूरी बच्चों। तो फोकस दूरी जो f है वो हमें पता करना है। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि देखो, जब हमें f पता करना होता है, तो हमारे पास इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर f पता करना है, तो हमारे पास v और u दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास केवल u की वैल्यू है, v की वैल्यू तो है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रेखीय आवर्धन का सूत्र यूज करेंगे। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र देखो कैसे यूज करेंगे, समझो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे रेखीय आवर्धन का सूत्र यूज करेंगे। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आई बराबर यम बराबर आई बटा ओ इज इक्वल टू वी बटा यू। तो यहां से बच्चों पुट कर दो, आई की वैल्यू ये पुट कर दो 3x, और ओ की वैल्यू केवल x पुट करो, और v की वैल्यू, u की वैल्यू उसी टर्म में पुट कर दो। तो देखो क्या होगा, यहां से x कैंसिल होगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, 3 बचा, और v बटा u। अब यहां से तुम चाहो तो v की वैल्यू निकालोगे, तो क्या आएगा, 3u आएगा। और यहां से v की वैल्यू पुट कर दो, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एक्चुअली आभासी के लिए अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो v की वैल्यू यहाँ पे देखो ऐसा होगा, 3, और u की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 30, यहाँ पे u की वैल्यू, तो v की वैल्यू 90 आएगी बच्चों। अच्छा यहाँ समझना ये है कि हम लोग पहले फर्स्ट केस के लिए लगा रहे हैं,
फर्स्ट केस मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आभासी, आभासी के लिए प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना, आभासी प्रतिबिंब के लिए हम लोग लगा रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम लोग u की, देखो आभासी प्रतिबिंब के लिए v की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए 30 को निगेटिव में नहीं पुट किया गया बच्चों, ठीक ना, ध्यान समझना। तो v की वैल्यू आएगी 90 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग दर्पण का सूत्र लगा करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/f बराबर, इस फार्मूले में पुट कर दो वैल्यू, इस फार्मूले में देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर क्या आएगा, 1/f बराबर 1/90 प्लस 1 माइनस का 30। तो ये क्या आएगा, यहां से देखो 1/f बराबर 1/90, ये क्या हुआ, माइनस प्लस का माइनस 1/30, दोनों का एलसीएम लोगे बच्चों तो 1/f बराबर 90 आएगा। 90 से 90 में तो 1 बार में, माइनस 30 से 30 में 3 बार में। देखो एक बात हम समझाएं तुमको, अगर तुम्हें दो नंबर का एलसीएम लेना होता है, जैसे 90 और 30 का एलसीएम लेना है, और एक छोटा है एक बड़ा है, और छोटा के पहाड़ा में बड़ा वाला आता है, जैसे देखो 30 के पहाड़ा में 90 आएगा तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है। देखो समझे नहीं समझे, देखो बताएं, तो 5 है और 20 है, इन दोनों के एलसीएम लेना है, तो छोटा है बड़ा है, छोटा के पहाड़ा में अगर बड़ा वाला आता है तो यही बड़ा वाला ही इन दोनों का एलसीएम हो जाता है बच्चों, बात समझे। हाँ, ये इस कंडीशन पे कर सकते हो, हाँ इस कंडीशन पे नहीं कर सकते हो, जैसे एक कंडीशन से इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 के बारह में 24 नहीं आता है, तो उसे एलसीएम तुमको निकाल लेना चाहिए उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैंने बता दिया, तो यहाँ पे 90 से लिए एलसीएम मैंने डायरेक्ट ले लिया। आप 90 से 90 में भाग करोगे, एक बार में जाएगा, तो एक का एक में गुणा करोगे तो एक, 30 से 90 में भाग दोगे, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा एक में करोगे 3, तो 1/f की वैल्यू आएगी -2/90, और f की वैल्यू आ जाएगी उल्टा होकर 90/-2, और ए वाली वैल्यू आएगी माइनस का 45.5। तो मतलब 2 चौको 8, 1 बचा 10 में 2 बचे 10, फिर एक बचेगा 2 चौको, एक्चुअली 45 आएगी केवल, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 45 सेंटीमीटर देखो यहाँ निगेटिव में आ गई बच्चों। अब देखो हम यहाँ इसी क्वेश्चन को वास्तविक के लिए लगाएं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में कुछ चेंजिंग नहीं होती है, वास्तविक प्रतिबिंब में केवल तुमको क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग सोचो एक v की वैल्यू, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 में, तो जो समीकरण 1 में है u की वैल्यू आभासी के लिए जो 30 रखी गई थी प्लस में, वही u की वैल्यू अब -30 पुट करी जाएगी प्रतिबिंब के लिए, में u बराबर -30 रखने पर -30 बच्चों इसलिए क्योंकि जैसे वो अब 30 ही पुट करते हैं, लेकिन आभासी के लिए जैसे हम लोग 30 पुट करते हैं, लेकिन आभासी के लिए वो 90 मतलब पॉजिटिव में ही रहता है, और वास्तविक के लिए वो निगेटिव में रहता है। तो ये v की वैल्यू हो जाएगी 3 -30, तो माइनस में 90 आएगी, और इसको पुट करो तो 1 सूत्र लगा दो, 1/f 1/-20 प्लस 1/-30, वही वैल्यू, तो ए माइनस ऊपर जाएगा 90 प्लस माइनस का -30, तो यहाँ से फिर आंसर आएगा, देखो समझो 1/f बराबर 90, और ये आएगा -1 -3, तो 1/f बराबर आएगा -4/-90, तो 1/f बराबर आएगा -2/45, तो f बराबर वैल्यू आएगी 45/-2, तो फिर यहाँ से फाइनल f की वैल्यू आएगी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्य 14, नहीं 2 दूना 4, 2 दूना 4.5, तो ए आएगी, ठीक ना। तो ए होगा एक आंसर, तो एक आंसर अपना ए होगा, और एक आंसर अपना यहाँ होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने किया। इसको नोट करो जरा। तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हुए प्रकाश के परावर्तन के।
इसके वीडियो अपलोडेड हैं जो है स्टार्टिंग से इस चैप्टर के। अगर तुम इसको नहीं देखे हो तो जाकर के उसको स्टार्टिंग से देखो। अच्छा होगा कि तुम एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें और भी सब्जेक्टों के इम्पॉर्टेंट यूजफुल जो है लेक्चर मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखते रहो, इसका जो अगला लेक्चर भी आएगा तो इसके जो बाकी जो है बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको हम अगले लेक्चर में लेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और अगले चैप्टर का लेक्चर बनेगा। तो बच्चों इस तरीके से तुम देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस के सारे वीडियो और उठाते रहो अच्छे अच्छे फ़ायदे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर तुम्हें बातें समझ में आती हो मेरी, कुछ समझ में आया तो इसको कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जितने भी वीडियो मेरे बनेंगे तुमको पहले जाएंगे, तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।